अशोक एकेडमी जी के NGS में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय कक्षा 6 का इतिहास का पहला अध्याय क्या, कब, कहाँ और कैसे। चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे का डिस्कशन करेंगे। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। किसके बारे में? अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों और पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों, फिर वैज्ञानिक के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। उस समय बच्चे कौन खेल खेलते थे? प्राचीन समय में बच्चे कौन खेल खेलते थे? कौन सी कहानी सुना करते थे? कौन सी नाटक देखा करते थे? कौन सी गीत गाते थे? उसी सब के बारे में इसमें विस्तार से चर्चा की जाएगी। अब जो प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार परीक्षा में, उसी के व्यू से अब क्वेश्चन आने लगा है। लोग कहाँ रहा करते थे? लोग कहाँ रहा करते थे? कई लाख वर्ष पहले लोग नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं। कई लाख वर्ष पहले से लोग कहाँ रह रहे हैं? नर्मदा नदी के तट पर। नर्मदा नदी के तट पर रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। कुछ क्या थे? कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संप्रदा से परिचित थे। नर्मदा नदी के तट पर रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ क्या थे? कुशल संग्राहक थे जो किससे संपरिचित थे? जंगलों की विशाल संप्रदा से परिचित थे। अपने भोजन जड़ों, फलों और जंगलों के उत्पादों से संग्रहण करते थे। नर्मदा नदी के तट पर रहने वाले लोग भोजन किस से प्राप्त करते थे? जड़ों से, फलों से और जंगलों के उत्पादों से संग्रह करते थे। आरंभिक लोग जानवरों का आखेट शिकार भी करते थे। आरंभिक लोग किसका शिकार करते थे? जानवरों का शिकार करते थे। तीन नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसे फसलों को उगाना आरंभ किया था। उत्तर पश्चिम सुलेमान और किरथर पहाड़ी में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले कौन सी फसल उपजाना आरंभ किया? गेहूं तथा जौ जैसे फसलों उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ी के लोग सबसे पहले किस पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया? भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी जहाँ कृषि का विकास हुआ था। कृषि का विकास कहाँ हुआ? सबसे पहले उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी जहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ? कृषि का विकास हुआ था। सबसे पहले चावल उगाया गया वे स्थान जहाँ विंध्य पहाड़ी के उत्तर में स्थित हैं। सबसे पहले चावल कहाँ उगाया गया? विंध्य पहाड़ी के उत्तर के क्षेत्र में उगाया गया था। सबसे पहले चावल किस स्थान पर उगाया गया? विंध्य पहाड़ी के उत्तर में स्थित क्षेत्र में उगाया गया। सिंधु तथा सिंधु की सहायक नदी वितस्ता, चंद्रभागा, इंद्रावती, बिपाशा
और सतलुज। लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे। कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे। सिंधु तथा सिंधु की सहायक नदी वितस्ता, चंद्रभागा, इरावती, बिपाशा और सतलुज लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु नदियों के किनारे, कहाँ पर, 4700 वर्ष पूर्व सिंधु नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। सबसे पहले आरंभिक नगर कहाँ फूले फूले थे? सिंधु नदियों के किनारे पर। से कब? 4700 वर्ष पूर्व में। गंगा तथा गंगा की सहायक नदी सोन। गंगा तथा गंगा की सहायक नदी कौन है? सोन के किनारे रे तथा समुद्र के तटवर्ती इलाकों में नगर का विकास लगभग कब हुआ? 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। गंगा तथा गंगा की सहायक नदी सोन के किनारे समुद्र की तटवर्ती इलाकों में नगर का विकास कब हुआ? 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। नगर का विकास कब हुआ? 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा के सहायक सोन नदी दक्षिण में आसपास के क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता है। गंगा के सहायक सोन नदी, गंगा के सहायक कौन सी नदी है? सोन नदी के सोन नदी दक्षिण में, गंगा के सहायक सोन नदी दक्षिण में आसपास के क्षेत्र प्राचीन काल में क्या नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में मगध के नाम से और वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। मगध के शासक बहुत शक्तिशाली और विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। कहाँ के शासक बहुत शक्तिशाली और विशाल साम्राज्य स्थापित किया था? मगध के शासक। सतलुज नदी पर बना भाखरा नागल बांध के द्वारा सिंचाई एवं विद्युत परियोजना को बहुत सहायता मिली है। किस नदी पर बना था भाखरा नागल बांध? भाखरा नागल बांध किस नदी पर बना है? सतलुज नदी पर बना है। किस नदी पर? सतलुज नदी पर बना है। सतलुज नदी पर बना भाखरा नागल बांध पर कौन सी परियोजना बहुत सहायक मिली? किस परियोजना की बहुत सहायक मिली? सिंचाई एवं विद्युत परियोजना को बहुत सहायक मिली है। लोग सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की यात्रा क्यों करते थे? प्राचीन काल में लोग एक हिस्से से दूसरे हिस्से की यात्रा क्यों करते थे? लोग काम की तलाश में कभी प्राकृतिक आपदा के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। किसके लिए? काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदा के कारण एक स्थान से दूसरा स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेना दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। कभी कभी सेना क्यों जाते थे? दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। व्यापारी कभी कभी जहाज़ों में अपने मूल्यवान व्यापारी क्यों जाते थे? कभी कभी जहाज़ों में अपनी मूल्यवान वस्तुओं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। धार्मिक गुरु लोगों की शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकता की यात्रा किया करते थे। कुछ लोग क्यों यात्रा करते थे? नए और रोचक स्थान की खोज की चाह में यात्रा किया करते थे। अब देश का नाम भारत कैसे पड़ा? देश का नाम भारत कैसे पड़ा? देश का नाम भारत कैसे पड़ा? अपने देश के लिए हम इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। अपने देश के लिए, भारत के लिए हम किन किन शब्द का प्रयोग करते हैं? इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द किससे निकला है? इंडस से निकला है। इंडिया शब्द किससे निकला है? इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? सिंधु कहा जाता है। संस्कृत में क्या कहा जाता है? सिंधु। इंडिया शब्द किससे निकला है? इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? सिंधु।
लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस और सिंधु नदी के पूर्व में स्थित भूमि को क्या कहा? इंडिया कहा है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु नदी को सिंधु को क्या कहा? हिंदोस कहा, जिसका हिंदोस या इंदोस कहा, और सिंधु नदी के पूर्व में स्थित भूमि को क्या कहा? इंडिया कहा। सिंधु नदी के पूर्व में स्थित भूमि को क्या कहा? इंडिया। और सिंधु को क्या कहा? हिंदोस या इंदोस कहा। कौन कहा था? ईरानियों और यूनानियों ने कहा था। कब कहा था? 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आए थे। ईरानियों और यूनानियों कहाँ से आए थे? उत्तर पश्चिम की ओर से आए थे। कहाँ से? उत्तर पश्चिम की ओर से। भारत का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों ने समूह के लिए किया था। भारत का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया था। कहाँ? किस समूह में रहने वाले? समूहों में रहने वाले उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए किया था। किसका प्रयोग? भारत का प्रयोग। भारत का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलती है। भारत का उल्लेख किस में मिलती है? कौन सी पुस्तक में? ऋग्वेद में मिलती है। भारत का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति कौन थी? आरंभिक पुस्तक, कृति माने पुस्तक, ऋग्वेद में मिलती है। किसका उल्लेख? भारत का उल्लेख। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत यानी प्राचीन काल के बारे में हम कैसे जानें? इसी को अतीत कहा जाता है। तारपत्रों से बने पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पुरानी लिखी गई थी। तारपत्रों से बनी पांडुलिपि कितनी वर्ष पुरानी है? 1000 वर्ष पुरानी है। किताब बनाने के लिए तार के पत्तों को काटकर अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता है। अलग अलग हिस्सों को क्या किया जाता है? एक साथ बांध दिया जाता है। किसको बांध दिया जाता है? तार के पत्तों को काटकर अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता है। भोज पेड़ की छाल से पांडुलिपि बनते हैं। किस पेड़ की छाल से पांडुलिपि बनती है? भोज पेड़ की छाल से पांडुलिपियाँ बनती हैं। किस पेड़ की छाल से पांडुलिपि बनती है? भोज पेड़ की छाल से। पांडुलिपि पुस्तक के हाथ से लिखी होने के कारण क्या कहा जाता है? पांडुलिपि कही जाती है। पांडुलिपि पुस्तक के किसे लिखे होने के कारण पांडुलिपि कहा जाता है? हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कहा जाता है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्युस्क्रिप्ट शब्द है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्युस्क्रिप्ट शब्द, मैन्यु का अर्थ होता है हाथ हैं से निकला है। पांडुलिपि तारपत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज पेड़ की छाल से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती हैं। पांडुलिपियाँ तारपत्रों और हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज पेड़ की छाल से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती हैं। पांडुलिपियाँ तारपत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज पेड़ की छाल से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती हैं। किस पर लिखी जाती हैं? भोज पेड़ की छाल से प्राप्त भोजपत्र पर लिखी जाती हैं। कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया। कई पांडुलिपियों को किसने खा लिया? कीड़ों ने खा लिया। ये पांडुलिपियाँ मंदिरों तथा विहारों से प्राप्त होती हैं। कई पांडुलिपि को किसने खा लिया? कीड़ों ने खा लिया। पांडुलिपियाँ कहाँ से प्राप्त होती हैं? मंदिरों तथा विहारों से प्राप्त होती हैं। पांडुलिपि में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, पांडुलिपि में किसकी चर्चा की गई है? पांडुलिपि में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधि
तथा विज्ञान की चर्चा मिलती है। पांडुलिपि में किसकी चर्चा मिलती है? धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधि तथा विज्ञान की चर्चा मिलती है। हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी हैं। हमारे यहाँ यानी भारत में महाकाव्य, कविता, नाटक भी हैं। कई संस्कृत में लिखी हुए मिलते हैं, जबकि कई अन्य प्राकृतिक और तमिल में मिलते हैं। भारत में महाकाव्य, कविता और नाटक भी हैं जो कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं। किस में मिलते हैं? संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि कई अन्य प्राकृतिक और तमिल में हैं। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग कौन करते थे? आम लोग करते थे। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग कौन करते थे? प्राचीन काल में आम लोग करते थे। अभिलेखों का अध्ययन ऐसे लेख जो पत्थर, धातुओं जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतह पर मिलते हैं। अभिलेख का अध्ययन ऐसे लेख जो पत्थर, धातुओं जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतह पर मिलते हैं। अभिलेख में राजा, रानियों सहित कई अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों का, इसमें कार्यों होगा, कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाया है। अभिलेखों में कौन कौन लोग अपने विवरण का, कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाया है? राजाओं, रानियों तथा अन्य स्त्री पुरुषों ने करवाया है। शासकों लड़ाइयों में अर्जित विजय का लेखा जोखा भी करते थे। शासक लोग किसकी चर्चा करते थे? अभिलेख में विजयों का लेखा जोखा करते थे। जो युद्ध जीतते थे उसकी चर्चा किस में करते थे? अभिलेखों में करते थे राजा लोग, शासकों। लगभग 2250 वर्ष पुरानी अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त अशोक नामक शासक के आदेश पर अभिलेख का उत्कीर्ण करवाया गया था। किसके आदेश पर अभिलेख का उत्कीर्ण करवाया गया था? अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। कहाँ पर? अफगानिस्तान के कंधार में। कब? 2250 वर्ष पुरानी। कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बने इमारतों के अवशेष, चित्रों, मूर्तियों का अध्ययन करते थे। पुरातत्वविद किस पर लिखे इमारतों के अवशेष? पुरातत्वविद पत्थर, ईंट से बने इमारतों, चित्रों और मूर्तियों का अध्ययन करते थे। किससे बने थे? इमारतों के अवशेष और इमारतों का अवशेष, चित्रों और मूर्तियों का अध्ययन करते थे। पत्थर और ईंट से बने थे, इसके का अध्ययन करते थे। पुरातत्वविद औजार, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों और सिक्कों के प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। क्या? छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। किसके लिए छानबीन और खुदाई करते थे? पुरातत्वविद औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों और सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई भी करते थे। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों और मछलियों की हड्डियाँ ढूंढते थे। पुरातत्वविद किस किस की हड्डियाँ ढूंढते थे? जानवरों, चिड़ियों और मछलियों की हड्डियाँ ढूंढते थे। तिथियों का मतलब। वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म के तिथि से की जाती है। वर्ष की गणना ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद से हैं। यानी 2000 कहने का तात्पर्य क्या है? ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से हैं। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथि को क्या कहा जाता है? ईसा पूर्व कहा जाता है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व यानी पहले के, ईसा मसीह के जन्म के पहले यानी पूर्व माने पहले की सभी तिथि को क्या कहा जाता है? ईसा पूर्व कहा जाता है।
इतिहास और तिथियाँ। अंग्रेजी में बीसी का तात्पर्य होता है बिफोर क्राइस्ट। अंग्रेजी में बीसी का अर्थ क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व कहा जाता है। बीसी को क्या कहा जाता है? ईसा पूर्व, जो उल्टा गिनती चालू होता था। अंग्रेजी में एडी का अर्थ होता है एनो डोमिनी। अंग्रेजी में एडी का अर्थ क्या होता है? एनो डोमिनी, जिसे हम क्या कहते हैं? ईस्वी कहते हैं, इसे ईस्वी कहा जाता है। एडी का तात्पर्य होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। एडी का तात्पर्य क्या होता है? ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। एडी की जगह सीई कॉमन एरा होता है। एडी की जगह सीई का अर्थ क्या होता है? कॉमन एरा। एडी की जगह सीई का अर्थ होता है क्या? कॉमन एरा। एसी की जगह बीसीई का अर्थ क्या होता है? बिफोर कॉमन एरा। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षर का प्रयोग बिफोर प्रेजेंट वर्तमान से पहले होता है। क्या होता है? वर्तमान से पहले। एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश कहाँ से? मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व वहाँ राजा रानी रहते थे। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नामक एक कस्बा है। मिस्र के उत्तरी तट पर कौन सा एक कस्बा है? रोसेटा नामक एक कस्बा है। रोसेटा का कस्बा पर एक लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखी है। कहाँ पर? क्वेश्चन पूछेगा, कहाँ पर एक लेख 3 भिन्न भिन्न भाषा में लिखे गए हैं? रोसेटा के कस्बा पर तथा लिपि में हैं। 3 भिन्न भिन्न भाषा तथा लिपियों में हैं। यूनानी तथा मिस्र लिपि के 2 प्रकार होते हैं। यूनानी तथा मिस्र के लिपि के 2 प्रकार हैं। कृषि का आरंभ कब हुआ था? 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर कब विकसित हुआ था? 4700 वर्ष पूर्व विकसित हुआ था। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर कब विकसित हुआ? 4700 वर्ष पूर्व में हुआ था। गंगा घाटी के नगर मगध के बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व हैं। गंगा घाटी के नगर मगध का एक बड़ा राज्य कब विकसित हुआ था? 2500 वर्ष पूर्व। वर्तमान कितना है? 2000 वर्ष पूर्व हैं वर्तमान। नर्मदा घाटी शिकार तथा संग्रह के लिए विख्यात हैं। मगध एक पहला बड़ा राज्य था। मगध क्या था? पहला बड़ा राज्य था। गारो पहाड़ियाँ आरंभिक कृषि का विकास हुआ था। किसका विकास हुआ था? आरंभिक कृषि का विकास हुआ था। सिंधु तथा सिंधु की सहायक नदियाँ प्रथम नगर थे। सिंधु तथा सिंधु की सहायक नदियाँ के कौन थे? प्रथम नगर थे। गंगा घाटी लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर थे। 2500 वर्ष पूर्व के नगर थे गंगा घाटी। दक्षिण एशिया आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका हैं। और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि को पड़ोसी देश को दर्शाता है। दक्षिण भारत में कौन कौन से देश आते हैं? अफगानिस्तान, ईरान, चीन और म्यांमार कौन से देश हैं? पड़ोसी देश हैं। ये सभी पड़ोसी देश हैं। जबकि आधुनिक भारत में यानी कि आधुनिक भारत यानी भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका आते हैं। दक्षिण एशिया के महाद्वीप से छोटा है लेकिन विशाल तथा बाकी एशिया समूह पहाड़ी तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है लेकिन विशाल तथा बाकी एशिया से समुद्र, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। पहला चैप्टर कब, कहाँ और कैसे आज ख़त्म हो गया।
उसी के बारे में इसमें चर्चा किया गया था। और अच्छा लगे तो उस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को। और अगले वीडियो आएगा, दूसरा चैप्टर का आएगा फिर अगले रोज़। जय हिंद, जय भारत।